किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। पीपीपी मॉडल पर बढ़ेगा अनाज उत्पादन, खरीफ की तैयारियों पर आपदाओं की छाया। हरित क्रांति में फल व सब्जियों पर जोर, दुधारू पशुओं का चारा बिगाड़ रहा सेहत। किसानों को राहत के लिए जारी हुए 300 करोड़ रुपए और एग्रीविजन 2040 का आयोजन। और अब कृषि समाचार विस्तार से। अनाज का उत्पादन बढ़ाने और इसके लिए शोध को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी नीति जारी की है। इसमें सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर काम करेगी। सरकार नई योजनाएं शुरू कराने के साथ ही इसे न्यूनतम जोखिम के साथ संचालित कराएगी। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को इसके लिए नोडल संस्था बनाया गया है। इसके तहत फसलों की पैदावार बढ़ाने, कीट प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने, जैव उर्वरक बनाने के अलावा जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शोध को प्राथमिकता दी जाएगी। रबी फसलों पर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का सीधा असर खरीफ सीजन की खेती पर भी पड़ना तय है। इसके साथ ही प्रशांत महासागर में बन रहे अल नीनो से मानसून के गड़बड़ाने का भी खतरा खरीफ की खेती पर साफ दिख रहा है। आपदाओं की इन्हीं आशंकाओं के बीच खरीफ फसलों की तैयारियों को सरकार अंतिम रूप देने में जुटी है और इसी के चलते मंगलवार को राज्यों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें खरीफ सीजन की चुनौतियों के साथ रबी फसलों की मुश्किलों और पैदावार के ताजा अनुमान पर चर्चा हुई। पूर्वी राज्यों में शुरू की गई हरित क्रांति में खाद्यान्न के साथ फल, सब्जी, तिलहन व दलहन की खेती पर जोर दिया जाएगा। इन राज्यों में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। इनका दोहन किया जा सकता है। ये बातें कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने दूसरी हरित क्रांति के तहत चलाई जा रही परियोजनाओं और भविष्य की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित कार्यशाला में कही। IITR की एक रिपोर्ट के अनुसार गांव में जानवरों का चारा रखने की जगह नमी से भरी होती है। इसके अलावा गेहूं, जौ, मक्का के दाने और दूसरी तरह का खाना खराब होने पर जानवरों को खिला दिया जाता है। उस चारे पर एक तरह की फफूंद उग जाती है। दुधारू पशुओं को ये चारा खिलाने के बाद ये तत्व एफ्लाटॉक्सिन M1 में बदल जाता है और ये तत्व दुधारू पशुओं के दूध से आदमी के शरीर में भी पहुंच जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पशुओं के चारे में ये लापरवाही लीवर खराब होने की वजह बन सकती है। प्रदेश सरकार ने बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए 300 करोड़ रुपए के अतिरिक्त धनराशि जारी करने और किसानों की कर्ज वसूली स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार 200 करोड़ रुपए की धनराशि पूर्व में ही जारी कर चुकी है। राहत कार्यों के लिए त्वरित वितरण के मद्देनजर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि TR 27 के तहत 370 करोड़ रुपए की आकस्मिक निधि लेकर किसानों को प्राथमिकता पर मदद पहुंचाएं। साथ ही फसलों के नुकसान की भरपाई और किसानों की मदद के लिए जिला स्तर पर की जा रही कार्रवाई की नियमित समीक्षा की जाए। प्रदेश में कृषि व उससे जुड़े क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं तलाशने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से एग्रीविजन मीट 2040 फॉर द स्टेट ऑफ यूपी विषय पर मंथन का आयोजन किया गया। परिषद के कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि व उससे जुड़े विभागों के अधिकारियों के अलावा विभिन्न शोध संस्थानों एवं कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। और अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियां। वर्तमान तापमान मूंग और उड़द की फसल की बुवाई हेतु उपयुक्त है, अतः किसान भाई उन्नत बीजों की बुवाई शुरू करें। मूंग की उन्नत प्रजातियां हैं पूसा विशाल, पूसा 9351, SML 32। उड़द की उन्नत प्रजातियां हैं पंत उड़द 19, पंत उड़द 30, पंत उड़द 35, PDU 1। बुवाई से पूर्व बीजों को फसल विशेष राइजोबियम तथा फास्फोरस से अवश्य उपचार करें। इस मौसम में सब्जियों पर चेपा के आक्रमण की निगरानी करते रहें। वर्तमान तापमान में ये कीट जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो आसमान साफ होने पर इमिडाक्लोप्रिड को 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से पके फलों की तुड़ाई के बाद छिड़काव करें।
सब्जियों की फसलों पर छिड़काव के बाद कम से कम 1 सप्ताह तक तुड़ाई ना करें। बीज वाली सब्जियों पर चेपा के आक्रमण पर विशेष ध्यान दें। इस मौसम में बेल वाली सब्जियों में लाल भृंग कीट के आक्रमण की संभावना रहती है। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो आसमान साफ होने पर डाइक्लोरवांस 76 EC DDVP को 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। बेल वाली सब्जियां जो 20 से 25 दिन की हो गई हों, उनमें 10 से 15 ग्राम यूरिया प्रति पॉट डालकर गुड़ाई करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। धान। विभिन्न मंडियों में धान का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 1370 रुपए, सीतापुर 1175 रुपए, फैजाबाद 1315 रुपए, हरदोई 1380 रुपए और गोंडा 1310 रुपए प्रति क्विंटल। चावल। बात अगर चावल की हो तो चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 2050 रुपए, सीतापुर में 2060 रुपए, फैजाबाद में 2075 रुपए, हरदोई में 2160 रुपए और गोंडा में 2010 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं। गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1450 रुपए, सीतापुर में 1453 रुपए, फैजाबाद में 1500 रुपए, हरदोई में 1450 रुपए और गोंडा में 1450 रुपए प्रति क्विंटल। मसूर। मसूर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 5875 रुपए, सीतापुर में 4450 रुपए, फैजाबाद में 5770 रुपए और हरदोई में 5000 रुपए और गोंडा में 6030 रुपए प्रति क्विंटल। गुड़। गुड़ का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 2970 रुपए, सीतापुर में 2860 रुपए, फैजाबाद में 3120 रुपए, हरदोई में 2460 रुपए और गोंडा में 3125 रुपए प्रति क्विंटल। आलू। आलू का भाव विभिन्न मंडियों में प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 500 रुपए, सीतापुर में 420 रुपए, फैजाबाद में 615 रुपए, हरदोई में 570 रुपए और गोंडा में 640 रुपए प्रति क्विंटल। टमाटर। टमाटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1700 रुपए, सीतापुर में 1250 रुपए, फैजाबाद में 890 रुपए, हरदोई में 1650 रुपए और गोंडा में 1150 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज। प्याज का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1525 रुपए, सीतापुर में 1460 रुपए, फैजाबाद में 1580 रुपए, हरदोई में 1450 रुपए और गोंडा में 1675 रुपए प्रति क्विंटल। बैंगन। बैंगन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 850 रुपए, सीतापुर में 800 रुपए, फैजाबाद में 1000 रुपए और गोंडा में 950 रुपए प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा
और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कारण मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। और हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, गेहूं की कटाई का समय आ गया है और इस समय गेहूं की कटाई से पूर्व हम कैसे पहचाने कि गेहूं पूर्णतः परिपक्व हो चुका है, सही समय आ चुका है कटाई का। साथ ही साथ अगर हमें भंडारण करना है तो भंडारण करने से पहले और उसके बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो है हमारा गेहूं सुरक्षित रहे और हमें बाजार में एक बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके। आज के अंक में हम इसी विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई की तरफ से जानना चाहता हूं कि जो गेहूं का कटाई का समय है वो सही समय क्या है और किसान भाई कटाई करना चाहते हैं तो कैसे पहचाने कि ये बिल्कुल उपयुक्त है गेहूं कटाई के लिए? देखिए, बड़ा सामयिक प्रश्न है क्योंकि इस समय जब किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई कर चुके हैं और कटाई का समय आ रहा है, उनकी फसलें पीली हो रही हैं, इसके मतलब वो कटाई का समय आ रहा है। कुछ में तो पक गए होंगे और कुछ पकने वाले हैं, कुछ आने वाले दिनों में पकेंगे। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप ये बिल्कुल कर लें कि आपकी फसल बिल्कुल पूर्ण रूपेण पक गई है, क्योंकि अगर आप अध कचरे में काटेंगे, थोड़ा कम पका रहेगा, तो जब आप उसको सुखाएंगे तो आपके गेहूं के जो दाने हैं वो बहुत सिकुड़ जाएंगे और वो सिकुड़ के ऐसे हो जाएंगे जैसे पक्षियों के पंजे रहते हैं, बहुत होते हैं, तो बाजार भाव भी कम मिलता है। और जब आप जल्दी कटाई कर देते हैं तो 10-15% सूखने के उपरांत उसमें पैदावार भी घट जाती है, जिससे ये सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आपकी जो पैदावार 15 कुंटल होनी चाहिए वो 12-13 पे आ जाती है, तो पैदावार भी एक घट जाएगी और साथ ही साथ गेहूं बाजार में देखने पे मोटा नहीं रहेगा तो उसका दाम भी नहीं मिलता है। तो जब भी अब किसान भाई आप खेत में जाएं और देखें कि आपकी बालियां आपको देखने में लग रही हैं कि बिल्कुल पक सा गया है, तो आप एक बाली को हाथ में लें और उसको तोड़ें। अगर वो दबाने पे टूट जाता है, 1 अंगुली 2 अंगुलियों से पकड़ के आपने उसको मोड़ने के उपरांत वो टूट जाती है और खुद से आवाज़ करती है, आवाज़ सी होती है। और ऐसा नहीं है कि जब आप तोड़ते हैं तो तोड़ने के टूटती नहीं बल्कि वो मुड़ सी जाती है वहाँ से, तो समझिए आपका गेहूं अभी पका नहीं है। और जब पूर्ण रूप से पक जाएगा तो आप जैसे लेंगे तैसे वो टूट जाएगा, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा नहीं रहेगी। और जब ऐसी अवस्था आ जाए तो आप गेहूं की कटाई करें। देखिए, अगर गेहूं की कटाई आप ऐसी अवस्था के बाद भी 10 दिन में करते हैं तो कुछ प्रजातियां ऐसे हैं जिसके दाने जल्दी से झड़ने लगते हैं। तो अगर आपके खेत में दाने झड़ जाएंगे कुछ परसेंटेज के हिसाब से 10-5 या जितने भी झड़ जाएंगे, फिर उसको आप खेत से निकाल नहीं पाएंगे। अब रही बात जब पक गया आपका गेहूं तो फिर कटाई की बात आती है। तो कटाई जैसे भी आप करते हो, चाहे हंसिए से कटाई करते हैं, जो हमारे छोटे काश्तकार हैं वो हंसिए से कटाई करते हैं और हंसिए से काटने के उपरांत वो गेहूं को खेत की
में छोड़ देते हैं और 2-3 दिन पड़ा रहने के उपरांत फिर उसको गट्ठर बना करके और सुबेरे उसकी ढुलाई करते हैं, फिर थ्रेसिंग करते हैं। दूसरा एक तरीका है कि उसी खेत में जा करके थ्रेसर ले जा करके अपनी थ्रेसिंग करते हैं। जैसी भी किसान भाइयों की जो भी परिस्थितियां हों उस हिसाब से उनको करना है। लेकिन कटाई के पहले अगर आपको उसी खेत की गेहूं को बीज में भी रखना है तो निश्चित रूप से जो पौधे एक समान ऊंचाई के नहीं हैं, इसके मतलब दूसरी प्रजाति के हैं, उनके बालियों को आप तोड़ के रख ले किसी झोले बोरे में और उसको अलग से थ्रेसिंग कर लीजिएगा। क्योंकि जो बीज आपने नए खरीदे थे इस साल, उसके बीज से कई सालों तक आप 2-3 सालों तक बो सकते हैं। तो आप अपना सुरक्षित बीज रख करके भंडारित करके इस तरीके से आप पैसा भी बचा सकते हैं कि जब आप बीज खरीदने जाते हैं तो आपको महंगा मिलता है। अब रही बात कि जब कटाई आपकी हो गई, थ्रेसिंग हो गई, तो भंडारण की बात आती है। देखिए, जब भी आप कटाई करें तो आप बीज के लिए या वैसे भंडारण की बात करते हैं तो आप में जो भी गेहूं में जैसे कई बीमारियां लगती है, कंडुआ लगता है, स्मट लगता है, तो आपके गेहूं की बाली में कोई कालापन है या और कोई चीज़ है, बीमारी है, तो आप अलग से निकाल दें और इसको इस तरीके से आपको करना है। और जब आप गेहूं की कटाई कर चुके, कटाई करने के उपरांत अगर आपने थ्रेसिंग किया या कंबाइन हार्वेस्टर से कटाया तो आपका तो गेहूं तुरंत मिल जाता है। तो उसकी ढुलाई के समय आप जो ट्रैक्टर ट्राली का प्रयोग करें तो ट्रैक्टर ट्राली में अगर एक जाति की गेहूं का एक जगह ढोया गया है तो दूसरे से ना करें, ताकि वो मिक्सचर ना हो, अगले बार बोने में उसमें दिक्कत आएगी और फिर आपकी मिलवा जो हो जाएगा गेहूँ, इसलिए दिक्कत होगी। तो खासकर तब ये ध्यान रखें जब हमें बीज के लिए अगर हमें निकालना है, बीज के लिए रखना है तभी आपको करना है। नहीं तो अगर वैसे है बाजार में आपको बेचना है या खुद खाना है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि गेहूं बाजार में गेहूं दड़ा के नाम से बिकता है और उसमें कई प्रजातियों के गेहूं मिले रहते हैं। ये आपके चावल की तरीके से नहीं होता कि धान की अलग अलग प्रजातियों को नहीं मिलाया जा सकता है, लेकिन गेहूं में मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। खाली बीज वाले केस में आपको अलग से रखना होगा ताकि बीज आपका जो है एक किस्म का रहे और एक साथ परिपक्वता है और उसको बोने में भी आपको अच्छा रहे। तो जब भंडारण करते हैं तो भंडारण से पूर्व क्या क्या ध्यान रखें किसान भाई? देखिए, अब जैसा किसान है, मान लीजिए कोई छोटा काश्तकार है तो अपने यहाँ पे वो आपका कोठले में रखता है, बखारी बना रखा है, उसमें गेहूं को रखता है, मिट्टी की बना रखा है या कच्चे ईंटों को बना रखा है, उस पर मिट्टी का लेप किया है। तो सबसे पहले जिसमें वो रखना है उसकी सफाई कर ले। इसलिए क्योंकि पिछली बार जो उसने गेहूं रखा था उसको बेच के या खा करके उसने खत्म कर दिया है, नया लाट आ रहा है, तो उसकी सफाई कर ले, उसकी लिपाई पुताई कर ले और जो दरार वगैरह कहीं पे अगर बन गया हो तो उन दरारों को अच्छी तरीके से भर लिया जाए। और मैलाथियान पाउडर बाजार में आता है, इसका घोल बना ले और इसका घोल 1% का बनाना है। 1% का मतलब ये है कि 1 लीटर पानी में 10 ग्राम मैलाथियान के हिसाब से उसको अच्छी तरीके से घोल करके एक स्प्रेयर मशीन से छिड़काव कर दें। अगर स्प्रेयर मशीन नहीं है तो उसी मिट्टी से जिससे लिपाई कर रहे हैं उसी में इस पानी को मिला करके आप लिपाई कर दें, ताकि वो जो भी आपके घुन और अन्य कीट जो आपके गेहूं की फसल को स्टोरेज के दौरान, भंडारण के दौरान नुकसान पहुंचाते हैं, उनका सफाया हो जाए और वो उसमें ना रहें। और बहुत से काश्तकार भाई इसमें नहीं रखते, बोरे में गेहूं रखते हैं। तो उन किसान भाइयों को अगर उनके पुराने गेहूं के बोरे हैं जिसमें पिछले साल उन्होंने रखा है तो उन बोरों को उनको ले करके मैलाथियान का 1% का घोल बनाना है। अब जैसे वो 10 लीटर पानी में उनको 100 ग्राम मैलाथियान डाल के घोल बना लें और उस घोल को वो किसी ड्रम में या टब में बनाएं। उसके उपरांत उस घोल में उन बोरों को डुबोने 10, 12, 15 मिनट डुबोने के बाद उन बोरों को निकाल लें और उसको धूप में अच्छी तरीके से सुखा दें, ताकि जो भी उसमें कीट या बीमारी के कोई चीज़ पड़े रहें तो वो आपके स्पोर्स हों या उसके आपके लार्वा हो कीड़ों के या अंडे हों तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। इसका भी इस तरीके से भी किसान भाइयों को करना है। दूसरे, जब आपका गेहूं थ्रेसिंग हो गई तो आप उसको अच्छी तरीके से सुखा लें। देखिए, गेहूं में नमी नहीं होना चाहिए और हमेशा 10 से 12% तक नमी होनी चाहिए। अब आपके पास कोई मॉइस्चर मीटर नहीं है, नमी नापने का यंत्र नहीं है, तो इस अवस्था में पहचान के लिए नितांत आवश्यक है कि आप एक दाने को लें और उसको दांत के नीचे दबाएं। दांत के नीचे दबाएंगे तो खट से आवाज़ आएगी, तो आपको पता चल जाएगा, कुछ की आवाज़ ना हो कि लगे कि उसमें अभी सूखा नहीं है। और सुखाने के लिए 2 दिन तक 3 दिन तक खूब खुली धूप में उसको 2-3 बार दिन भर में उलट पलट करके आगे पीछे कर करके उसको करें। और जब शाम हो जाए तो उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको तिरपाल वगैरह से रख दें, क्योंकि जो भी ओस वगैरह पड़ती है ताकि ना पड़े। और जब वो आपका हो जाए तो उसको बोरों में भर के अपने जहाँ पे भी रखना है, आपने गोदाम बनाना है। अब मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई कमरा है जिस कमरे में आपको
गेहूं रखना है, उसको आप गोदाम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप 8-10 इंच की ऊंचाई पे आपने पहले से ही उसमें बांस की बल्लियां लगा ली होंगी या पटरा बिछा लिए होंगे ईंटों पे रख करके, इस तरीके से कि वो ज़मीन से 10-12 इंच की ऊंचाई पे रहे, ताकि ज़मीन से नमी ना आए। दूसरे जो बोरे आप रखेंगे, उन बोरों को दीवार से 1 फीट की दूरी पे आप रखना है, क्योंकि दीवार से जो नमी आएगी, सीलन आएगी, वो उसको उसमें नहीं जानी चाहिए, जिससे कि आपका गेहूं खराब ना हो। अगर इस तरीके से फिर एक बोरे से दूसरे बोरे के बीच में 3-4 इंच की जगह होनी चाहिए। और फिर जब आप छत के पास पहुंचते हैं तो छत से कम 1 फुट से 1.25 फुट की दूरी छूटी होनी चाहिए, ताकि ऊपर से नमी ना आए। अब आप एक पतला सा पॉलीथीन सीट खरीद लें, उस पतले सी पॉलीथीन सीट को ऊपर से ढक दें, और जितना दिनों तक आपका गेहूं सुरक्षित रहेगा, तो अगर आपके पास खाने के उपरांत जो गेहूं बच रहा है, अगर आपका सब खर्चा चल रहा है, उसको देर से बेचेंगे तो आपको भरपूर फायदा भी मिलेगा। जैसे कि आपने बताया कि जो है कटाई का सही समय हम पहचान करें, और पहचान करने के बाद जब भंडारण करें तो भंडारण करते समय ध्यान रखें कि हम नमी न लगने पाए, और कितना हमें दूरी रखनी है दीवार से, और ऊंचाई और सारी तरफ से व्यवस्था करते हैं, ताकि एक बेहतर जो सुरक्षित तरीके से जो है वो भंडारित रहे, और हमें आगे जो हम बाजार में जब उसको देखिए, जब भी आपको गेहूं या कोई चीज खराब होगा तो नमी से खराब होगी, नमी 10 से 12% नहीं बचाएं, और उसके बाद जो है सुरक्षित तरीके से रखें, और ताकि हम बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त कर सके। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, कटाई से पूर्व ये ध्यान रखें कि कब परिपक्व हो गया है, और जब परिपक्व हो जाए उसको सही समय पर कटाई करें, और कटाई के बाद जो है भंडारण करते समय एक बेहतर तरीके से सावधानी बरतें, ताकि जो है एक बेहतरीन उपज आपको जो मिली है उसका एक बेहतर मूल्य आपको बाजार में प्राप्त हो सके। इसी तरह की विभिन्न जानकारियां लेकर समय समय पर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।